नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके चैनल में। मेरा नाम है शक्ति कुमार सिंह और ये वीडियो कंप्लीट डोमेन लीगल स्टडीज का वीडियो होने वाला है। इसमें मैं स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक यानी पूरी मैंने बुक का पीडीएफ मैंने डाउनलोड कर लिया। स्टार्टिंग से लास्ट तक मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा एक एक चीजें। मतलब कि अगर अभी तक आप लोगों ने की मतलब आप लोगों की तैयारी अच्छी नहीं है लीगल स्टडी से रिलेटेड तो आप लोग इस वीडियो को देखेंगे तो आप लोग की तैयारी हो जाएगी। जो बोलते हैं ना लास्ट डे रिवीजन फाइनल अटैक, वो है ये। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो चैप्टर है वो हमारा हो जाता है जुडिशरी वाला चैप्टर हो जाता है। और बुक की स्टार्ट, अगर आप लोग के पास बुक है, वैसे मैं ये डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, अगर आप लोग के पास बुक नहीं है तो मतलब बुक है तो उसके देखिए स्टार्टिंग में हमारे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सारी की सारी मेंशन है। तो इन सबको आप देखिए। सबसे पहला हमारा जो चैप्टर है वो है हमारा जुडिशरी। तो मेन जुडिशरी हम लोग को इस वीडियो में कौन कौन सी चीजें कवर करनी एकदम फास्ट वे में, तो हमको जुडिशरी कवर करेंगे, एडीआर कवर करेंगे, टॉपिक इन लॉ, ये देखिए लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट लॉ, प्रॉपर्टी, और ये बस ये तीन, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये तीन कवर करेंगे। उसके बाद हमारा जनरल लॉ, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स के लॉ, जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड लॉज होते हैं, वो एक्ट जो पास किए गए, वो सब हम लोग इसमें देखेंगे। उसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है, ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये सारी इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग। आगे हम लोग जुडिशरी वाले पे। अच्छा, जुडिशरी यानी हम लोग के भारत में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके अंडर आया था, और वो इस्टेब्लिश हुआ था इंडिया में 1774 में कलकत्ता पे। और उस हाई कोर्ट के जो सीजीआई थे वो थे हमारी एलिजा एम्पे थे। उसके बाद जब हमारा देश आजाद हो गया, उसके बाद हमारे देश को मतलब नया सुप्रीम कोर्ट बना। वो कहाँ बना था? हमारे दिल्ली में बना था। और उसके सबसे फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, वो थे हमारे एच जे कनिया, उनका नाम है। पूरे पूरे ये एमसीक्यू क्वेश्चंस पे आ सकते हैं। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जो इंडिया में जो जुडिशरी की जो सबसे सुप्रीम पावर है, इन लोग को हम लोग गार्जियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लैट के एग्जामिनेशन पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि हु इज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो हमारे सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है, वो किसी भी मैटर में, चाहे वो कोई भी मैटर हो, अगर वो उसके ऊपर उसको जस्टिस नहीं मिली तो उसके ऊपर वो ध्यान देके एक एडवाइस दे सकता है। वो होता है वो सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन होता है। वो आपका हाई कोर्ट में भी हो जाए, मतलब को भी आदेश दे सकते हो। हाई कोर्ट के अंडर सब डिविजनल कोर्ट्स आते हैं, कमिटी कोर्ट्स आते हैं, उन सब के अंदर वो आदेश अपना एक सुना सकता है, मतलब अपने एक जस्टिस दे सकता है। ठीक, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन जुडिशियल सिस्टम। मतलब ये तो पूरे इसके अंदर क्या मतलब क्या क्या है वो चीजें हम लोग यहाँ से देखते हैं। ये हाँ, the Constitution of India lays out the framework of the Indian judicial system. India has adopted a federal system of government which distributes the law enacting power between the center and state. अच्छा, इंडिया ने ना फेडरल स्ट्रक्चर को अडॉप्ट किया है। फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है? लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव। ठीक, और इसके ऊपर भी हमारा सेंट्रल की गवर्नमेंट अलग होगी और स्टेट की गवर्नमेंट अलग होगी। सेंट्रल थोड़ी पावरफुल होगी, स्टेट थोड़ी कम पावरफुल होगी। और ये सब लिस्ट में डिवाइड, जैसे कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, इन तीनों में सब डिवाइडेड है। अब है उसके बाद हमारा सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट हमारे न्यू दिल्ली में। सुप्रीम कोर्ट के हमारे प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? हमारे डीवाई चंद्रचूड़ है। और इन लोग की रिटायरमेंट, मतलब इन लोग का अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो इन लोग को अपॉइंटमेंट जो सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं वो अपॉइंटमेंट करते हैं। और कितनी एज पे उन लोग रिटायरमेंट लेते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस है वो 65 ईयर्स की एज पे अपना रिटायरमेंट लेते हैं, और हाई कोर्ट के जो जजेस है वो 68 पे। अच्छा, ऐसे केसेस भी हुए हैं कि जिसमें कमिटीज बैठी, जिसमें उन लोगों ने बोला है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उन लोग की जो रिटायरमेंट है, जो उन सबको इंक्रीज किया जाए, उन लोग को 68 कर दिया जाए 65 से, और हाई कोर्ट वालों की 62 से 65 कर दिया जाए। ठीक, दोस्तों हम लोग आगे देखेंगे। तो हम गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को हमारा सुप्रीम कोर्ट है। Supreme Court of India came into being on 28 January 1950. It replaced both the federal court. जो हमारा प्रेजेंट का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो कब आया था? हमारे 28 जनवरी 1950 को आया था, फोर्स में आया था, इम्पोज किया गया था। और इसने जो फेडरल कोर्ट होते थे, जितने पुराने कोर्ट, जितने भी कोर्ट होते थे, दीवानी कोर्ट, जितने भी कोर्ट होते, सबको इसने रिप्लेस कर दिया था। ठीक, हम लोग आगे चलते हैं। Judicial Committee of the Privy Council, which were at the apex of the Indian court system under the colonial era. The Constitution of India as it stood in 1950 envisaged a Supreme Court with a Chief Justice of 7 judges. The Parliament was granted the power to increase number of judges in coming year. At present, total strength of Supreme Court is 34. अभी के टाइम में मतलब जब सुप्रीम कोर्ट हमारा बना था तो उस टाइम टोटल 7 जजेस होते थे, इंक्लूडिंग सीजीआई। लेकिन अभी के टाइम में बहुत सी कमिटीज ने उसको वो किया, रिकमेंड किया, एडवाइस दिया कि आप लोग जजेस की संख्या तो बढ़ाएं। तो अभी के टाइम में टोटल 34 जजेस है हमारे इंडिया में, सुप्रीम कोर्ट में, और सीजीआई इंक्लूडेड। सीजीआई कौन है? हमारे डीवाई चंद्रचूड़ जी हैं।
but the Supreme Court now number of judges amendment bill 2019 was introduced in Lok Sabha has on 5 August 2019. The bill amend the Supreme Court number of judges Act 1956. जो नंबर ऑफ जजेस है ये कौन से एक्ट से हम लोग पाए, मतलब कौन सा एक्ट पास हुई, कब पास हुआ था एक्ट, 1956 में ये एक्ट पास हुआ था। और उसके बाद जो नया बिल जिसमें जो स्ट्रेंथ है इसकी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, तो उन सब की स्ट्रेंथ को अमेंड करने के लिए, मतलब उन सब की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए 2019 में एक अमेंडमेंट भी किया गया था। द एक्ट फिक्सेस द मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट एट 30। उस एक्ट नहीं बताया तो जो मैक्सिमम हो, तो जो मैक्सिमम हो सकते हैं तो उन सबकी संख्या हमेशा 30 ही रहेगी, उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकती। लेकिन इसके बाद जो ये बिल पास किया गया था 2019 में अमेंडमेंट वाला, तो इससे जो 30 की जो संख्या थी मैक्सिमम, यानी 1956 का जो एक्ट था उसमें सिर्फ स्ट्रेंथ 30 दी गई थी, लेकिन 2019 वाला जो आया था इसमें 33 कर दी गई थी जो स्ट्रेंथ है पूरे जजेस की। इंडिया कंसिस्ट ऑफ 25 हाई कोर्ट्स एट द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी लेवल। अच्छा, इंडिया में टोटल, ये पुराना डेटा, इंडिया में टोटल 25 हाई कोर्ट्स यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स को मिला के, और सुप्रीम कोर्ट कितना हुआ कि, और ऐसे 2 हाई कोर्ट है, मतलब ऐसे बहुत से हाई कोर्ट है जो दो से 3 स्टेट्स को अपना वो फैसला सुना, जैसे गुवाहाटी हाई कोर्ट और चंडीगढ़ हाई कोर्ट। वो हम लोग आगे देखते हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट लेवल के भी कोर्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी उन लोग की सब कमिटीज होती हैं, सिविल कोर्ट होते हैं, सब डिविजनल कोर्ट्स होते हैं जिसमें क्रिमिनल मैटर, मतलब क्रिमिनल ऑफेंस किसी और में चलता है और लीगल ऑफेंस किसी और में चलता है, तो ऐसे ऐसे कोर्ट्स हमारे क्या बोलते हैं उसको डिवाइड है, वो आने वाले, देखिए इसमें यहाँ पे एक चार्ट है उसमें आप लोग को दिखा देता हूँ, देखिए ये है रहा, इसमें सबसे ऊपर हमारा सुप्रीम कोर्ट है, देखिए ये हमारा सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, उसके जस्ट नीचे आ जाता है हमारा हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के जस्ट नीचे आता है हमारा मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट्स। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स के अंदर कौन कौन से आते हैं, हमारे सिविल मैटर्स और क्रिमिनल दोनों, मतलब ये अलग अलग कोर्ट है। देखिए सिविल मैटर का कोर्ट अलग होगा, क्रिमिनल मैटर का कोर्ट है वो अलग होगा। सिटी सिविल कोर्ट्स। अच्छा, सिटी के अंदर भी, जैसे सिटी कैसे मतलब डिसाइड किया जाता है कि सिटी है विलेज है, पर किलोमीटर वहाँ पे 400 लोग रहे और वो लोग प्राइमरी सेक्टर में सेकेंडरी सेक्टर या फिर टर्शियरी सेक्टर में वर्क करते रहे, तो वो डिसाइड किया जाए। तो सिटी सिविल कोर्ट्स भी होते हैं, सेशन कोर्ट्स भी होते हैं। उसके बाद उसके जस्ट नीचे ये सब डिविजनल कोर्ट्स है। कौन कौन से होता है, कोर्ट ऑफ स्मॉलर कॉसेस, चीफ मेट्रोपॉलिटन कोर्ट, चीफ मेट्रोपॉलिटन जज। अच्छा देखिए इसमें ना जजेस भी बहुत कई प्रकार के होते हैं, जैसे क्रिमिनल जज अलग है, अब हर कोर्ट में तो एक ही जज आएगा नहीं, क्रिमिनल जज कोर्ट में जो जज है वो अलग है, सिविल कोर्ट में जो जज है अलग है, इसमें बस इतना पड़ी, यानी हाई कोर्ट के क्या दो पार्ट है, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट में भी सिविल और क्रिमिनल मामले, मतलब सिविल और क्रिमिनल के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट जज, जिसमें डिस्ट्रिक्ट जज होता है, देखिए हमारे वो सिविल वाले में डिस्ट्रिक्ट जज है, और सेशन कोर्ट वाले में सेशन जज है, ठीक। और सेशन कोर्ट ही क्रिमिनल ऑफेंस को मतलब क्रिमिनल ऑफेंस पे अपना जस्टिस देता है, ठीक। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्रिमिनल कोर्ट को हाई कोर्ट के अंदर जो क्रिमिनल केसेस आते हैं उस पे कौन जस्टिस मतलब वो करता है, सुनाता है, तो वो कौन सुनाता है, हमारे सेशन कोर्ट्स को सुनाते हैं, सेशन कोर्ट्स के जजेस सुनाते हैं, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं। लीगल ऑफिसर्स इन इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले साल एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि आर्टिकल्स डायरेक्टली रिलेटेड पूछा था कि अटॉर्नी जनरल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में मेंशन है। तो अटॉर्नी जनरल हमारे आर्टिकल नंबर 76 में मेंशन है, और प्रेजेंट बोल रहे द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल क्या होता है, जो नेशनल लेवल का स्टेट लीगल ऑफिसर होता है, ठीक, इसको लीगल ऑफिसर बोलते हैं। तो कौन थे, हमारे एमसी स्टालवेट थे, सबसे पहले अटॉर्नी जनरल थे। उसके बाद स्टेट का भी एक होता है, स्टेट का क्या होता है, हमारे एडवोकेट जनरल होते हैं। देखिए ये सिमिलर टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, द पोजीशन ऑफ एडवोकेट जनरल एग्जिस्ट एट द स्टेट लेवल। देखिए इसमें क्या है, जो अटॉर्नी जनरल है वो सेंट्रल लेवल के लिए, और जो एडवोकेट जनरल है हमारा क्या बोलते हैं उसको, स्टेट लेवल के लिए। और ये कौन से हमारे आर्टिकल में, हमारे आर्टिकल 165 पे। आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने प्रीवियस वीडियो में आर्टिकल्स पे आर्टिकल सोर्सेज इन सब पे पढ़े, तो आर्टिकल्स आप लोग देखेगा जरूर, उससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। फंडामेंटल राइट्स एकदम रट के जाना, ठीक, इतना इसमें था। अब हम लोग आगे चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स एंड इम्पेरिलिटी। Article 50 of the Indian Constitution lays the rule of the independence of judiciary. आर्टिकल 50 क्या बताता है, देखिए मैंने बोला था ना कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सिर्फ आर्टिकल्स का ही खेल है। आर्टिकल 50 क्या बताता है, जो हमारी इंडियन कोर्ट्स है, यानी जो सुप्रीम कोर्ट है वो फ्रीली मूव करेंगे, यानी वो एकदम इंडिपेंडेंस है, उसके ऊपर कोई ना पार्लियामेंट दबाव बना सकता है, पार्लियामेंट का कोई भी दबाव नहीं बना सकता, तो ये पूरी मतलब इंडिपेंडेंट है। और ये कौन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में मेंशन है, तो हमारे आर्टिकल नंबर 50 में मेंशन है ये चीज। आगे हम लोग बढ़ते हैं।
अच्छा, इसमें एक दो चीजें ऐसे ऐसे दी हैं। अब जैसे ये बताया गया कि हमारे इमरजेंसी के टाइम में भी कौन कौन से आर्टिकल्स है जो वो सॉरी कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स है तो हटाए नहीं जा सकते। तो हमारे आर्टिकल नंबर 19 सॉरी आर्टिकल नंबर 19 20 20 तीनों तो नहीं हटाया जा सकते। अब देखिए हम लोग आते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस पे। वंस अपॉइंटेड जजेस आर provided with a security tenure will they retirement age of 62 फॉर हाई कोर्ट एंड 65 फॉर द सुप्रीम कोर्ट। मैंने पहले बता दिया 62 कितने मतलब हाई कोर्ट के जजेस 62 पे रिटायर होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के होते हैं 65 पे रिटायर होते हैं। और उसके बाद इन सबको चेंज करने के लिए बहुत से अमेंडमेंट भी लाए गए। जैसे 2000 रुकिए इसमें आगे मैं आपको बता दे रहा हूँ। आगे है 2 मिनट का टाइम ले। अच्छा देखिए इसमें अब बहुत आगे वो मैं ऐसे शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ कि कोलेजियल सिस्टम आर्टिकल मतलब सॉरी अमेंडमेंट नंबर 99 ठीक। तो 99 लाया गया था इसीलिए कि जो कोलेजियल सिस्टम के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस है ना वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, यानी लोकसभा के मेंबर्स डिसाइड करेंगे कि कौन वो बनेगा, लेकिन वो पास नहीं हो पाया, उसको मतलब डिसॉल्व कर दिया गया था। उसके बाद हमारा आता है कि जो आर्टिकल 32 इसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट है ये रिट्स इशू कर सकता है किसी भी मैटर पे। अगर आप लोग के कोई भी फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए तो उस मैटर पे आप लोग रिट्स मतलब उस मैटर पे सुप्रीम कोर्ट भी रिट्स इशू कर सकता है और हाई कोर्ट भी रिट्स इशू कर सकता है। लेकिन हाई कोर्ट के पास थोड़ी पावर ज्यादा है क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ हमारे क्या बोलते हैं जो हमारी फंडामेंटल राइट्स उन सब पे वो रिट्स इशू कर सकते हैं। लेकिन जो हाई कोर्ट है उसको वो लीगल मैटर हो गया, रिलीजियस मैटर हो गया, सिविल मैटर्स हो गया, फिर हमारा फंडामेंटल मैटर, वो सारे के सारे मैटर्स पे रिट्स इशू कर सकता है। रिट्स क्या होते हैं? रिट्स हमारे आर्टिकल नंबर 32 में मेंशन है। देखिए आर्टिकल नंबर 32 में मेंशन है 5 तरीके की रिट्स होती है। मैंडेमस होती है, कोवरेंट होती है, प्रोहिबिशन होती है, सर्जरी होती है और हैबियस कॉर्पस होती है। हैबियस कॉर्पस मेनली ये पुलिस से रिलेटेड क्योंकि अगर हाई कोर्ट में सॉरी किसी भी सेशन कोर्ट में किसी क्रिमिनल को पेश करना है तो जो हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है कि प्रेजेंट द क्रिमिनल इन द कोर्ट एट द 24 आवर मतलब विद इन 24 आवर के अंदर उसको हमारा सेशन कोर्ट के अंदर लेके जाना ही पड़ेगा। ये होता है हमारा 5 तरह की ग्रेड्स होती हैं। अब आगे देखते हैं अपील इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स अंडर आर्टिकल 132 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड अपील शैल बी lie to the Supreme Court from any judgment, decree of final order of the High Court, whether in civil, criminal or other proceeding. High Courts certify Article 134। देखिए अपील यानी किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में चाहे वो लोकसभा डिस्कस हो रहा है किसी चीज में डिस्कस हो रहा है तो एक अपील एक एडवाइस कर सकता है हमारा सुप्रीम कोर्ट। वो पावर इसको कौन से आर्टिकल के तहत दी गई? वो पावर है हमारा आर्टिकल नंबर 132A 132 फिर 134 ये सुप्रीम कोर्ट को दी गई। हाई कोर्ट को कौन सा आर्टिकल के अंडर दी गई? हाई कोर्ट को दी गई है 134A के अंदर ये वाली पावर दी गई है कि आप लोग किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में अपना अपील दे सकते हैं। अपील इन सिविल केसेस, सिविल केसेस में अपील जैसे सिविल केसेस क्या हमारी रिलीजियस मैटर हो जाता है, हमारी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो इन सब से रिलेटेड जो थोड़े बड़े लेवल के हैं उन सब से ये सब भी तो सिविल हो जाते हैं। तो जिसमें क्रिमिनल एक्टिविटी इन्वॉल्व ना हो हाँ तो वो हो जाता है। तो उस पे भी सुप्रीम कोर्ट के कौन से आर्टिकल के अंडर वो दे सकता है, एडवाइस दे सकता है, अपील दे सकता है। तो हमारा आर्टिकल नंबर 133 है। उसके बाद हमारा हाई कोर्ट कौन से वो आर्टिकल के अंदर तो वो हमारा आर्टिकल नंबर 134A। देखिए ये इसमें भी सेम है इसमें भी सेम है, बस इन्हीं सब में हल्का हल्का डिफरेंस कि ये आर्टिकल 132 में कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पे दे सकता है और ये सिविल मैटर्स पे 133। जैसे सिविल मैटर्स पे हम ध्यान दे सकते हैं कि प्रेजेंट में से एग्जांपल का एग्जांपल मैंने दे पाऊंगा उसमें। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अपील इन क्रिमिनल केस, अच्छा क्रिमिनल केसेस पे भी अपील कर सकता है। ठीक, क्रिमिनल केसेस पे कौन से आर्टिकल के अंडर अपील कर सकते हो? हमारा आर्टिकल नंबर 134 के अंडर हाई कोर्ट सॉरी सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा वो अपील कर सकता है क्रिमिनल केसेस पे ऑल ओवर द इंडिया। और हाई कोर्ट के अंदर भी सेम वही आर्टिकल आया वो आर्टिकल नंबर 134A। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं एडवाइजरी जुरिसडिक्शन। एडवाइजरी जुरिसडिक्शन है तो इसमें जो मेन हेडिंग हो देखिए प्रेसिडेंशियल रेफरेंस and is recognized as the advisory jurisdiction of the court article 143। जो 143 आर्टिकल इसके तहत प्रेसिडेंट भी एडवाइस दे सकता है हमारे सुप्रीम कोर्ट को कि आप लोग ऐसा ऐसा करिए। देखिए यहाँ पे लिखा ना सुप्रीम कोर्ट एडवाइसरी जुरिसडिक्शन में भी सॉट बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 143। तो प्रेसिडेंट को एडवाइस करने कौन सा आर्टिकल में मेंशन है? हमारा आर्टिकल नंबर 143 में। सारा का सारा सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल्स का ही खेल और कुछ नहीं। In Kerala education bill case 1958 the Supreme Court laid down the following principles. A Supreme Court has under clause A discretion in a matter and proper case for good reason refuse express any opinion। इसमें देखिए यही चीज है 1948 में केरला में एजुकेशन बिल पास किया गया था जो कंट्रोवर्शियल से रिलेटेड था। तो उसमें भी सेम यही चीज सुप्रीम कोर्ट ने किया था प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने मिलकर एक वो पास कर दिया था, एडवाइसरी पास कर दिया था। अब हम लोग आगे चलते हैं। एक्टिविटीज तो आप लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं है।
पीआईएल आप लोग एक बार देख लीजिए क्या होता है। द PIL can be termed as a non-adversarial litigation, यही उसको होता है। PIL का मतलब होता है जो नॉर्मली आप अगर आपके किसी चीज को मतलब हानि हुई जिसको वॉल्यूशन हो तो उसके तहत आप लोग उसको किसी भी सब डिविजनल कोर्ट में इसको फाइल कर सकते होता है, हमारा नॉर्मल PIL होता है। अब लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखिए ये फेमस केसेस आ गए, जैसे क्या देखिए गंगेस पॉल्यूशन केस है, गंगा का जो पॉल्यूशन केस है इस पे भी देखिए हो गया, सिविल मैटर हो गया ना, तो उस पे कौन सुनाएगा, इस पे हमारा वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों सुना सकता है। कौन सा आर्टिकल नंबर 133 134 ए। उसके बाद हमारा वहीक्यूलर पॉल्यूशन केस, देखिए एनवायरमेंट से रिलेटेड भी हमारा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पास पावर है कि ये सिविल मामला हो गया तो उस पर अपना वो जस्टिस सुना सकता है, मतलब एक एडवाइस दे सकता है। अब देखिए सारे केसेस आप लोग बारी बारी पढ़ लीजिए, मैं डायरेक्ट आगे चलता हूँ। हाई कोर्ट्स एंड लोअर कोर्ट्स, ठीक है, हाई कोर्ट्स एंड लोअर कोर्ट्स में एक बस ब्रीफली मैं ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। हाई कोर्ट्स फंक्शन एज द ऑर्गन्स ऑफ जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन एट द स्टेट लेवल। तो हमारे हाई कोर्ट है और उसका हाई कोर्ट क्या करते हैं, स्टेट लेवल में मेंटेन जो जुडिशरी का मेंटेनेंस का काम कौन करता है, हमारा हाई कोर्ट करता है। कौन से किस लेवल पे करता है, स्टेट लेवल पे करता है। सेंट्रल लेवल पे कौन करता है, हमारा सुप्रीम कोर्ट करता है। अच्छा जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट पे आप किसी भी मतलब कोई भी आप वो लेके जाएंगे, केस लेके जाएंगे, केस फाइल किया तो उस पे आपको मतलब जस्टिस तो मिल गया। तो इसमें ये तो नॉर्मल चीज है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट किसी भी मतलब कोई भी बिल इंट्रोड्यूस करता है, फिर किसी भी चीज पे फैसला सुनाता है तो वो एक तरीके से देश का कानून बन जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट की खासियत है, इसलिए तो उसको बोलते हैं कि सबसे ऊपर है और सबसे फ्रीली है। अब हम लोग आगे चलते हैं। लेट्स देखिए ये अभी हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की आ गया है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या क्या कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इट्स डिसीजन आर बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। इसका जो डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का, ये सारे के सारे इसके अंडर जितने कोर्ट्स आते हैं, चाहे वो हाई कोर्ट हो, सब डिविजनल कोर्ट हो, सेशन कोर्ट हो, सिविल कोर्ट हो, सबके ऊपर ये अप्लाई होगा, इम्पोज होगा। कैन ट्रांसफर जजेस ऑफ हाई कोर्ट, इन लोग के पास पावर होती है कि ये हाई कोर्ट के जजेस को ट्रांसफर कर सकते हैं। कैन मोर केसेस फ्रॉम एनी कोर्ट टू स्पर, ये कि एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ये जो केस अगर उन लोगों ने ध्यान दिया तो उसको मूव भी कर सकते हैं, ट्रांसफर भी कर सकते हैं कि आप अच्छे से नहीं कर पा रहे तो आप करो। कैन ट्रांसफर केसेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर, देखिए मैंने पहले ही बोला था ना कि एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे। फिर उस केस पे अगर उसने फैसला नहीं सुना तो उस केस को इन लोग खुद लेके मतलब अपने वो डिस्कस करवा के सारे मतलब पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठेगी और वो केस सॉल्व कर दिया जाएगा। हाई कोर्ट की क्या होती है, कैन हियर अपील्स फ्रॉम लोअर कोर्ट्स, ये क्या करते हैं, इन जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि अपने अंडर जो जितने कोर्ट आते हैं उन सबका अपील सुने, तो वैसे हाई कोर्ट के पास भी सेम पावर है। बहुत ज्यादा इसमें साइंस मैथ मतलब वो नहीं है, रॉकेट साइंस है, बस इतना समझना है। कैन इशू रिट्स फॉर रिस्टोरिंग फंडामेंटल राइट्स, और मैंने बताया था ना कि रिट्स इशू कर सकता है अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन होता है। कैन डील विद केसेस विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ द स्टेट, और अगर स्टेट के अंदर का जुरिसडिक्शन है उसके पास मतलब स्टेट लेवल के हाई कोर्ट का जो जुरिसडिक्शन है वो तो हमारे स्टेट के अंदर ही आता है, तो उसके अंडर में कोई भी मामला, चाहे सिविल हो चाहे रिलीजियस कैसा भी मामला हो, तो उसके आप लोग हाई कोर्ट के अंदर जा सकते हैं, आप लोग वहाँ पे जस्टिस मिल जाएगा, आप लोग वहाँ पे फैसला सुना दिया जाएगा। जो एक्सरसाइज सुपरविजन एंड कंट्रोल ओवर कोर्ट्स बिलो इट, यानी जितनी भी जो कोई भी चीज है जो भी हमारे इसके अंडर आती है उन सबको फाइल करवाना ही पड़ेगा हमारे हाई कोर्ट के अंदर। कोई भी केस के रजिस्ट्रेशन, एक जो रजिस्ट्रेशन होते है उसको करवाना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डील्स विद द केसेस आर्टिसाइंग इन द डिस्ट्रिक्ट, कंसिडर्स अपील ऑन द डिसीजन गिवन बाय लोअर कोर्ट्स। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं ये भी एक तरीके से जैसे कमिटीज टाइप होते हैं, तो इन लोग अपना डिसीजन कैसे लेंगे, जो लोअर कोर्ट सजेस्ट करेगा उन्हीं सबको मिलके पूरा एक क्या बोलते हैं उसको बेंच बैठती है, उसके बाद उन लोग डिसाइड करते हैं कैसे कैसे क्या क्या सुनाना कि इस केस पे क्या मतलब क्या फाइनल डिसीजन क्या होने वाला, ये होता है। डिसाइड्स केसेस इन्वॉल्विंग सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस, और ये क्या करते हैं जो सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस होते हैं उन सभी मिल के साथ इन लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वाले कोई भी वो क्रिमिनल ऑफेंस पे, सिर्फ क्रिमिनल ऑफेंस पे अपना एक फैसला सुनाते हैं। ये इतना था। सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स क्या होता है, कंसिडर केसेस ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल मैच, इसमें नॉर्मल चीज है, ये सिविल और क्रिमिनल दोनों के दोनों देखते हैं, बहुत ज्यादा वो बड़े लेवल का हो जाता है तो इन लोग अपने ऊपर फर्दर इसको ट्रांसफर कर देते हैं हाई कोर्ट में नहीं सॉल्व हो तो फिर इसको हमारे सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर देते, तो वो सबसे टॉप पे हमारा सुप्रीम कोर्ट है। इस चैप्टर में हमारा इतना ही। देखिए अभी इसमें हम लोग आ गए अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस एंड कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट। जो अपॉइंटमेंट ऑफ जज, देखिए द मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस एट द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैज बीन एनरिच्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। देखिए मैंने पहले बोला था ना, आर्टिकल 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट का गठन है और उसके अंदर कौन इसका वो सीजीआई को अपॉइंट करता है, वो कौन अपॉइंट करता है, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। बस इसमें इतना ही जानना। और इम्पीचमेंट भी कौन करता है, इम्पीचमेंट भी हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करते हैं। इम्पीचमेंट मतलब क्या होता है, उसको हटाना हो जाता है। हम लोग आगे चलते हैं।
जैसे देखिए ये हाई कोर्ट का मैं बता रहा हूँ, देखिए सिमिलरली द प्रोसीजर ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द हाई कोर्ट हैज बीन एंडेड इन आर्टिकल 217 217 के तहत हाई कोर्ट का अपॉइंटमेंट, हाई कोर्ट के उसका जज का सॉरी हाई कोर्ट का अपॉइंटमेंट होता है। उसके बाद हमारा सिटीजन, देखिए इसमें अंदर 3 क्लॉज दिए, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया हैज फॉर एटलीस्ट 10 years held in a judicial office in India, has for last 10 years being advocate in the high court और 2 or more such courts, यानी जो इसमें नॉर्मल 3 क्लॉज है कि सिटीजनशिप अगर आपको लेना है तो 10 years आपको इसमें रहना पड़ेगा। ये अभी के टाइम में चेंज भी होने वाला है, क्योंकि सीए और एनआरसी इंप्लीमेंट हुआ था। फॉर द डिस्ट्रिक्ट एंड द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और द लोअर जुडिशरी इन इंडिया, द प्रोसीजर ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ मेंशन्ड इन द आर्टिकल 223 ऑफ इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है उन सबके जजेस का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, उन सबके जजेस का अपॉइंटमेंट भी आर्टिकल नंबर 223 के द्वारा किया जाता है। और ये सब कौन करते हैं, हमारे ऊपर के जो जजेस तो वो लोग इन सबको अपॉइंटमेंट करते हैं। अपॉइंटमेंट का भी एक पूरी प्रक्रिया, जैसे अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना तो आपको कम मैक्सिमम 5 to 10 years आप लोग को इसमें हाई कोर्ट में एज अ जज या फिर एज अ वकील आप लोग को वहाँ पे प्रैक्टिस चाहिए बार काउंसिल का आप लोग के पास लाइसेंस होना चाहिए। उसके बाद जाके आप लोग वो बैठेगी, जो कोलाजियम सिस्टम होता है, उसके बाद लोग सजेस्ट करेंगे अच्छा इनको पूरा ड्राफ्ट तैयार किया जाता है। और इन लोग का टाइम 65 कर सके तो, लेकिन जैसे अभी के टाइम में डीवाई चंद्रचूड़ ये आई थिंक सितंबर के आसपास, अक्टूबर के आसपास ये भी रिटायरमेंट ले लेंगे, 65 ईयर्स के हो जाएंगे। आगे हम लोग चलते हैं, करंट प्रैक्टिस इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द जज, ये हमारा करंट का हो जाता है। अब इसमें रुके जो इंपॉर्टेंट मैं वही बस बता देता हूँ। इसमें देखिए वही चीज सेम चीज है जो लॉ कमीशन रिपोर्ट थी हमारी 1956 वाली, जिसके तहत हम लोगों ने अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट किया था। कौन थे हमारे, एमसी स्टाइलविट थे। तो वही सेम चीज में बस दिया कि लॉ कमीशन रिपोर्ट ने अपना एक रिपोर्ट पब्लिश किया था जिसके तहत एक अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट किया जाए, यही है इसमें और कुछ नहीं है। अब हम लोग आगे चलते हैं। हाँ देखिए अब हम लोग आ गए रिटायरमेंट ऑफ जजेस पे। तो रिटायरमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, देखिए मैंने पहले बोला था ना कि 65 की एज पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस रिटायर हो जाते हैं और 62 ईयर की एज पे हाई कोर्ट के जजेस रिटायरमेंट ले लेते हैं। और रिटायरमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बाय द स्टेट एंड, और ये स्पेशल प्रोविजंस के अंदर जो सबऑर्डिनेट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस उन सबको रिटायरमेंट दी जाती है। अब देखिए रिपोर्ट ऑफ द नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग कॉन्स्टिट्यूशन 2002 रिकमेंडेड। अच्छा 2002 में भी एक बिल लाया गया था जिसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस हैं इन सबकी जो एज है, रिटायरमेंट एज है, उन सबको इंक्रीज किया जाए। जैसे देखिए 65 टू 68 कर दी जाए और इन लोग की 62 टू 65 कर दी जाए। इस बिल में बोला गया था लेकिन बाद में पास नहीं हुआ था, ये डिसॉल्व हो गया था। उसके बाद एक और आया कि ये वेस्टर्न कोर्ट्स में, वेस्टर्न नहीं वेस्ट के तरफ के कोर्ट्स में आया था, वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में आया था कि जो रिटायरमेंट की जो हमारी 70 कर दी जाती थी। जैसे इसमें किया गया बेल्जियम में, डेनमार्क में, आयरलैंड, नीदरलैंड, नॉर्वे, ये सब इन सब ने ऐसा कर दिया है। वहाँ पे एक रूल ला दिया है कि अब जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट होगी वो होगी 70 ईयर के, जो लोग 70 ईयर्स के हो जाएंगे तब रिटायरमेंट होगी। बस देखिए अब इस चैप्टर में इतना ही है जितना भी। अच्छा ट्राइब्यूनल्स क्या होता है, जो छोटे मोटे डिस्प्यूट्स होते हैं, चाहे वो सिविल डिस्प्यूट्स होती है, उन्हीं सबको सॉल्व करता है। जैसे देखिए इसमें टैक्सेशन से रिलेटेड है, फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोर्ट से रिलेटेड, इंडस्ट्रियल लेबर डिस्प्यूट्स है, लैंड रिफॉर्म डिस्प्यूट्स है, सीलिंग ऑन द अर्बन प्रॉपर्टी है, प्रोडक्शन सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। देखिए मैंने बोला सिर्फ सिविल, जिसके अंदर आप लोग का कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट है, आपके मनी का, लेबर का, इन सबका इन्वॉल्वमेंट, उन सबके जो हमारे ट्राइब्यूनल्स हैं वो हमारा फैसला मतलब वो उन सबका जुरिसडिक्शन है, वही सब इन सब पे जस्टिस सुनाते हैं। अब इस चैप्टर में देखिए इतना ही। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले चैप्टर में। अच्छा ये देखिए इंपॉर्टेंट केसेस, इन सबको आप लोग एक बार देख जरूर लीजिए। जैसे गोलकनाथ केस है, केशवानंद भारती केस पिछले साल भी आया था कि कब केशवानंद भारती केस कब फैसला सुनाया गया था, कब सुनाया गया था 1973 में। और इसी के तहत जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है उस पर कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर सकता, इसी केस में ये चीज बताया गया था। अब हम और ये मिनर्वा कहाँ गया ये मिनर्वा मिल केस, ये क्या हुआ था, ये 42nd अमेंडमेंट बिल था। इसके तहत ना जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं इन सबको खुद से बोले कि क्या बोलते उसको, जो अमेंडमेंट का जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट मतलब 2 चीजें और ऐड कर गई थी, वो सुप्रीम कोर्ट से, तो वही ये मिनर्वा मिल केस ये आ सकता है। कब हुआ था हमारा 1980 में ये हुआ था पूरा, और ये इंदिरा गांधी जी ने करवाया था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग डायरेक्ट चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा, हमारा अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इन इंडिया यानी एडीआर में बहुत कुछ ज्यादा डीप नहीं जा रहा, सिर्फ एडीआर में यही समझना है कि ये ऐसे मतलब ये ऐसे वो सुविधा है हमारे के लिए
जो हमारे के लिए अब पहले मैं डेफिनेशन पढ़ लेता हूँ। एवरी लीगल सिस्टम इज व्हाट कैन ब्रॉडली क्लासिफाइड इन टू एडवर्सरियल inquisitorial. Both systems aim to dispense justice, but they differ in their techniques of the adjustments and the justice delivery mechanism. अब देखिए इन सब में क्या है कि जो जस्टिस है वो दिया जाता है, सबका सब ही दिया जाता है, लेकिन वो दो तरीके से दिया जाता है, मतलब दो पार्ट सब कमिटीज में डिवाइडेड। द पार्टीज एंड लीगल प्रोसेस डेवलप देयर ओन थ्योरी। एक क्या है कि इन लोग ओन थ्योरी मतलब खुद से समझौता करेंगे, उसके बाद जस्टिस फैसला दे देंगे। और दूसरा क्या हमारा जजेस डिसीजन मेक टेक सेंटर स्टेज इन डिस्पेंसिंग जस्टिस। और इसमें क्या रहता है कि एक सेंटर से जो दूसरा वाला पार्ट है इसमें सेंटर से भी हमारा एक वो लिया जाता है, क्या बोलते हैं उसको, एडवाइस लिया जाता है किसके तहत, एक हमारे फैसला सुनने के तहत। बस इसमें एडीआर में इतना ही है और कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है। एडीआर से मैक्सिमम मुश्किल से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, तो जो हम लोग वही चीज पढ़ने जैसे क्वेश्चन ऐड रहे। वीडियो के आगे पार्ट में करते हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए जो मैंने स्टार्टिंग का जो फर्स्ट चैप्टर था वही इंपॉर्टेंट था, ठीक। उसके बाद अभी जितने आ रहे हैं इन सबसे सिर्फ आप लोग को बस समझना है, माइंड में एक पिक्चर बना लेना, क्योंकि ये सब चीज से आप लोग फेमिलियर हैं। हाँ, बस एक पिक्चर बना लेना कि अच्छा ऐसे इसमें होता है, ये होता है बस। और कुछ कुछ एक्ट्स याद कर लेना, कुछ कुछ आर्टिकल्स याद कर लेना, बस और कुछ नहीं, ठीक। तो सबसे पहला हमारा आ जाता है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ही क्या होता है, दो लोगों के बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो होता है हमारा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और ये बहुत से टाइप्स का भी होता है, तो हम लोग सबसे पहले आगे चलते हैं। Introduction to the two contracts. Contracts are an important part of commercial law because all commercial law transaction usually being with an agreement to or a contract. अच्छा, जैसे कॉन्ट्रैक्ट बहुत तरीके का होता है, और जैसे इसमें ये सिंपल ये दिया कि जो दो लोगों के बीच होगा, जैसे हम मैं और आप है, तो आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया, क्यों, क्योंकि मैं अपने वीडियोस बनाऊंगा और आप लोग देखेंगे, तो ये भी एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है। बस यही सेम चीज है और कुछ नहीं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट जो एक्ट है ये कब आया हमारे इंडिया में, कब पास हुआ, तो हमारा 1872 में। 1872 का जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वही आज भी फॉलो किया जा रहा है। देखिए है ना, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये इंपॉर्टेंट, इसको याद करके रखिए। इसे बस इतना ही, अब आगे हम लोग चलते हैं। कंपोनेंट पार्टीज लॉफुल ऑब्जेक्ट फी कंसिस्ट। यानी देखिए इसमें अगर कॉन्ट्रैक्ट करना है ना, तो दो लोगों के बीच की एक समझौता मतलब वो पास होना चाहिए। जैसे देखिए मैं हूं और मेरा मान लीजिए मेरा एक भाई, ठीक, तब उसको कोई ना कोई चीज मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हम लोग को कोई ना चीज खरीदनी है, तो उसमें जो बायर है उसकी भी मतलब अप्रूवल होना चाहिए, जो सेलर है उसकी भी होनी चाहिए। और एक फिक्स्ड एक लीगल नोटिस होना चाहिए जिसपे लिखे कि अच्छा इसमें इसने इतना पे किया, इसने उतना पे किया, ये एक तरीके से एक हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। हम लोग चलते हैं आगे। आगे हमारा है इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट इन अ लीडिंग केस ऑफ बलफोर वर्सेस बलफोर 1919। देखिए हमारा डायरेक्ट एक केस दे दिया गया है। द वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट एंटर्ड बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ वाज इन क्वेश्चन। द हस्बैंड एंड वाइफ वेंट टू लीव इंग्लैंड एंड विथ फेल इल इन इंग्लैंड। अच्छा देखिए इसमें ये ना हस्बैंड और वाइफ के बीच का है, और ये पिछले साल जो मैंने एग्जाम दिया था ना उसमें ये एकदम सेम यही चीज आई थी। मतलब यही सेम पूरा केस बेस्ड क्वेश्चन बना के आ गया था कि दो लोगों के बीच का, अब हस्बैंड और वाइफ है, तो इसको जब कोर्ट में जब ये चीज गई थी, तो उसमें वहां के जजेस ने बोला कि हस्बैंड और वाइफ के बीच के कहे हुए बातों को, कहे वादों को वो कॉन्ट्रैक्ट का रूप नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट की लीगल चीज होती है जो दो लोगों के बीच में होती है। तो हस्बैंड वाइफ है, तो इस केस को ऐसे ही करके रिजेक्ट कर दिया गया। तो यही सेम चीज इसमें पूछा था और कुछ नहीं। वो लोग आगे चलते हैं। देखिए इसमें मेरे था ऑफर प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। जैसे देखिए ऑफर, जैसे मैंने आप लोग को एक ऑफर दिया कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैं आने वाले टाइम में सारे वीडियोस में बनाऊंगा, तो ये हो जाता है एक ऑफर। और एक्सेप्टेंस के आप लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, सब्सक्राइब कर दिया, हो जाता है एक्सेप्टेंस। अब उसके बाद मैं एक जो लीगल टाइम मतलब सॉरी जो गिवन टाइम रहेगा उसके अंडर में ये सारे वीडियोस बना दूंगा, तो आप लोग ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये पूरे वैलिड हो जाएगा। ये तो नॉर्मल। देखिए इसमें देखिए ना ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस एग्रीमेंट, ये हो जाता है वही एक एग्रीमेंट बन जाता है। यानी एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट लीगल एग्रीमेंट होना ही चाहिए, तभी वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो सक्सेसफुल हो जाता है। हम लोग आगे चलते हैं। जनरल ऑफर an English case of Carly versus Carbolic smoke ball 1893. The company was the manufacturer of a medicine called smoke ball, which was used for the treatment of the influenza. The company believed that the medicine completely cured influenza and advertisement was good. अच्छा देखिए इसमें ये जो ये केस है, इंग्लिश वाला जो केस है, ये इसमें क्या हुआ था कि इन्फ्लुएंजा से ट्रीट करने के लिए कंपनी ने एक मेडिसिन प्रोवाइड की थी। तो उन लोगों को तो ऐसा लगा था कि ये जो मेडिसिन है तो ये मतलब सबके लिए कारीगर है। जैसे अभी के टाइम में कोविशील्ड और कोवैक्सीन एकदम चर्चा में, सेम चीज यही है। तो कुछ लोगों पे वर्क नहीं करता है, तो वो एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो गया। मैंने एक दवाई खरीदी और जिस कंपनी ने बनाया उस कंपनी ने तो एक क्लेम किया है ना, ये अच्छा ये बुखार खत्म कर देगी, ये जुकाम खत्म कर देगी, ये इतने दिन के अंदर खत्म हो, तो वो भी एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो वही सेम चीज केस में मैंने पहले ही बताया था ना, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, बस कितने तरीके होते हैं कैसे क्या होता है और कब पास किया गया। तो कौन सा था, 1872 वाला। अब हम लोग आगे चलते हैं।
ये देखिए ये एक फेमस केसेस हैं इसके रिगार्डिंग हमारे कॉन्ट्रैक्ट लॉ के रिगार्डिंग। कौन सा? मोहारी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष और कालुस मेटल बैंड वर्सेस ईस्ट इंडिया होटल। ये नहीं, फॉरेन का केस है, ठीक। अब इसमें भी सेम चीज वैसे दिया गया। अब देखिए हम लोग आ जाते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे। कौन कौन से टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी एंड एनफोर्सेबिलिटी। जैसे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है और अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब जैसे इन सबको मैं सिंपल एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि मैंने एक बस में बैठा। अब उस बस वाले की जिम्मेदारी ना, हम दोनों बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि अगर मैं उस बस में बैठा तो उसका जो मान लीजिए किसी स्टॉप पे मुझे जाने से वाराणसी तो इलाहाबाद जाना है, तो इलाहाबाद जाके वो मुझे वहां पे ड्रॉप कर ही देगा। तो ये उसका ये हमारे और उसके बीच का एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये हमारा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है? हमारा वैलिड ये हो जाता है अनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। यही सेम चीज है। मैंने जैसे वीडियो बनाना चालू किया, आप लोगों ने सब्सक्राइब किया, मैं आने वाले टाइम में सारे वीडियोस बनाऊंगा। यही एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट हमारे और आपके बीच का, यही सेम चीज होता है। ये 5 होता है। ऐसे टाइप्स नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछ सकते हैं कितने टाइप्स होते हैं, 5 होते हैं। मतलब डिटेल नहीं पूछेगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। अच्छा देखिए ये जो है ना, इसको थोड़ा पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इसमें बहुत से लॉज और एक्ट्स ये सब इन सब में इसमें है कि देखिए इसमें पूरा पूरा वो डिस्क्राइब किया गया। देखिए एनफोर्सेबल अर्स एंड फ्यूचर इवेंट। देखिए अब यही सब है और इसको तो आप लोग पढ़ लीजिएगा पूरा, क्योंकि इतना डीप जानने की इसमें जरूरत ही नहीं है। जो बस मैंने बताया था ना कि सिर्फ एक्ट पूछा जाएगा, वो होगा वही होगा। उसके बाद है हमारा डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बी डन बाय द फॉलोइंग। यदि डिस्चार्ज यानी उस एग्रीमेंट को ही खत्म करना है कॉन्ट्रैक्ट वाला, तो क्या है? डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, यानी उसने वो जो जिम्मेदारी थी, वो जो वादा किया था वो पूरा नहीं हो पाया, तो वो एग्रीमेंट ऑलरेडी वो डिस्क्लोज हो जाता है। कोई भी एक कर सकता है, बाय फिर सेलर कोई भी कर सकता है। डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट ऑफ द कंसेंट, यानी जो एग्रीमेंट है उसी को मतलब डिसॉल्व कर देना पूरा। ये होता है। ये इतने वेज है। कितने वेज है हमारे? 1 2 3 4 5 6। और लैप्स ऑफ टाइम, यानी एक गिवन टाइम पीरियड। जैसे मैंने बोला था कि 10 दिन के अंदर मैं इतने वीडियो बना दूंगा, मैं नहीं बना पाया तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट वो एग्रीमेंट ही फिनिश ये हो जाता है। डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ के द्वारा। जैसे मान लीजिए कोई किसी ने इलीगल काम कर लिया, किसी से पैसे उधार ले लो, उसको उस गिवन टाइम पीरियड के अंदर नहीं दे, तो उसके रिगार्डिंग केस भी फाइल कर सकता है। वो हो जाता है हमारा ऑपरेशन ऑफ लॉ। और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये सबसे लास्ट वाला कौन सा? हमारा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ये इतने का इतने टोटल 5 से 6। अब हम लोग आगे चलते हैं। अच्छा देखिए जितने जितने है ना, नॉर्मली एक केस बेस्ड ये यहाँ पे दिया है, तो इन सबको एक एक बार आप लोग लास्ट टाइम रीड कर लीजिएगा, क्योंकि इन सब में बहुत ज्यादा कुछ नहीं, बस आप लोग को दिमाग लगना। अच्छा ठीक है, मैंने अपने एक दोस्त से उधार लिया, हम दोनों के बीच का एक कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा मैंने इनको सब्सक्राइब किया, अच्छा इनको एक वीडियो बना ली, यही सिंपल चीज है। ये पूरी कॉन्ट्रैक्ट में यही है। रेमेडीज भी देखिए, कुछ रेमेडीज भी, और कौन कौन सी रेमेडीज? या तो हम लोग जो हम लोग के पास लीगल एग्रीमेंट है, तो मतलब जो एग्रीमेंट है उसको लीगल बना, लीगल नहीं बना तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लीगल एग्रीमेंट है तो हम लोग उसको जाके ट्राइब्यूनल्स में, एडीआर में, सब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब डिविजनल कोर्ट, उन सब में एक केस फाइल कर सकते हैं उसके तहत। अब हम लोग आगे चलते हैं। लॉ ऑफ टॉर्ट बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे पिछले साल मतलब इससे तो हम देखिए लॉ ऑफ टॉर्ट से, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से, प्रॉपर्टी लॉ, इन तीनों से ना सिर्फ केस, इन्हीं तीनों से जो केस बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे सिर्फ इन्हीं तीनों से आएंगे और फेमस केसेस से आएंगे। तो पूरा जाने हम पूरा क्यों पढ़े? अगर हम आखिरी दिन नहीं पढ़े तो रिवीजन करते हम लोग पूरा क्यों पढ़े? जो शॉर्ट ब्रीफली हम समझा रहे, बस वही इतना आपको याद करना। क्या है लॉ ऑफ टॉर्ट? क्या होता है? जिसमें हम लोग को सिर्फ मुआवजा देना पड़ता है, नहीं हमारे ऊपर केस होगा, हम लोग जेल नहीं जाएंगे, और ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होता है। जैसे क्राइम का क्या डिफरेंस होता है? एक्टस रिया प्लस मेंस रिया, मेंस रिया प्लस एक्टस रिया, तो यानी मेंटली प्रिपेयर हो जाना है तो वो क्राइम नहीं होता। और जब एक्शन वो हो जाता है पूरा, जैसे मान लीजिए मैंने मेंटली प्रिपेयर कर, मैं किसी को मार दूंगा, तो मैंने मेंटली प्रिपेयर करी, ऐसे तो बहुत लोग प्रिपेयर करते लेकिन वो नहीं मारा, तो वो क्राइम नहीं है। लेकिन जब वो एक्शन नहीं, जब उसको मार देगा तो वो हमारा क्राइम का डेफिनेशन हो जाता है। तो जो जो हमारी गलती के बिना हो, उसे हमारा कहते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट है, जिसके अंदर हमको कंपनसेशन देना चाहता है, जिसमें हमारी खुद की एक अंदर इच्छा नहीं होती कि हम उसको जैसे एक ट्रक ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर मान लीजिए रात, जैसे नॉर्मली एक्सीडेंट्स सबसे ज्यादा ट्रक से ही होते हैं, तो वो जो ट्रक ड्राइवर वो ट्रक चला रहा है अपना, तो रात में उसके सामने मान लीजिए एक बाइक वाला है, अब वो पिया या फिर जो किसी गलती के कारण वो बाइक वाला उसके सामने आ गया और इसकी स्पीड वैसी नहीं थी, रोक नहीं पाया, तो ये उसके ऊपर चढ़ गया और वो मर गया। तो उसका खुद का ट्रक वाले का खुद का इंटेंशन नहीं था कि क्या बोलते हैं उसको, मतलब उसको मारना ही मारना है। तो यही सेम चीज एक हो जाता है टॉर्ट लॉ, जिसमें उसको फिर क्या करना देना पड़ जाएगा, उसको कंपनसेशन देना पड़ जाएगा, कुछ दिन का केस चलेगा। यही होता है लॉ ऑफ टॉर्ट होता है। टॉर्ट मतलब रट के ले लीजिए, यही होता है कि सिर्फ कंपनसेशन देना, कोई हमारे ऊपर कोई भी केस नहीं चले, कोई भी ऑफेंस नहीं होगा। इतना ही इसमें है टॉर्ट में। अच्छा आगे मैं आप लोग को बताते हूँ जैसे कौन कौन से वो होते हैं टॉर्ट लॉज होते हैं। जैसे देखिए इसमें सोर्स तो आप लोग जानने जरूरत नहीं। काइंड्स ऑफ रॉन्गफुल एक्ट, ये भी नहीं है। इंटेंशनल टॉर्ट्स, अच्छा देखिए जो इंटेंशनल टॉर्ट्स हैं, इंटेंशनल टॉर्ट मैंने वही बोला था कि इसके किसी के अंदर खुद के अंदर का इंटेंशन नहीं था। जैसे पिछले साल का एक क्वेश्चन आया था, तो उसमें ये था कि एक बच्चा है,
वो बच्चा होली का टाइम है, वो बच्चा एक ऐसे कलर्स मार्केट्स का मतलब उसके माता पिता ने ऐसे कलर्स मार्केट्स खरीद के लाए जो हमारे स्किन पे पड़े तो डैमेज भी कर सकते हैं, हमारे आंख में जो तो पूरी आंख डैमेज कर सकते हैं। तो बच्चा क्या करता है कि छत पे से अपने वो रंग को घोलता है, पानी में मिक्स करता है, उसके बाद उससे बैलून्स बनाता है और लोगों को मारता है। अब लोगों को उसने मारा, ठीक, तो कुछ कुछ लोगों की आंख में लगे, जिसमें से किसी एक की आंख खराब हो गई। तो वो क्या उस बच्चे का इंटेंशन था या फिर उन माता पिता का इंटेंशन था उस इंसान का आंख खराब? नहीं, ये इंटेंशन नहीं था। इसमें क्या करना पड़ जाएगा, इसमें उसको मतलब उसको अपने तरह की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि अच्छा, हम मार्केट से अगर कोई भी चीज ला रहे हैं, अगर वो एनवायरमेंट में जाके उसको प्रोड्यूस कर रहा है, उससे खेल रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उस पर उन लोगों को एक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि अच्छा हाँ हाँ, मैंने ये गलती मेरे कारण हुई है, लेकिन मेरा इंटेंशन नहीं। तो उसमें उन लोग को क्या देना पड़ जाएगा, उस पर उन लोग को एक कंपनसेशन देना पड़ जाता। बस लॉ ऑफ टॉट में सिर्फ यही है और कुछ नहीं, और कुछ जानने की जरूरत ही नहीं लॉ ऑफ टॉट में क्या होता है। अब इसमें कुछ कुछ टाइम जैसे फॉल्स इंप्रिजमेंट हो जाता है, ट्रेसपस टू लैंड होता है, ट्रेसपस टू चैटल्स हो जाता है, ये हो जाता है हमारे उसमें का। उसके बाद डिफेमेशन पे भी आप लोग केस फाइल कर सकते हो। जैसे अभी रिसेंटली एकदम प्रेजेंट में एग्जांपल देने चाहिए तो राहुल गांधी पिछले साल राहुल गांधी, जब मैं सीटी का एग्जाम, राहुल गांधी जी ने वो एक चुनावी रैली में एक ऐसे भाषण दे दिया था कि जितने भी चोर होते हैं उन सबके टाइटल में मोदी ही लगा रहता है। तो ये एक तरीके से उनको, मोदी जी को, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनको गिराने का काम, मतलब उनके खिलाफ एक मतलब ऐसे इमेज क्रिएट करना चाह रहे थे कि वो मतलब डिफेम कर रहे थे, भले वो हो चाहे ना हो। वो भी एक शॉर्ट, मतलब जैसे एक ऐसे वे में कि मतलब उनका नाम ना लिया, लेकिन जैसे उन्होंने बोला ना कि ऐसे बोल दिया, जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी बोल दिया कि ये मतलब देख के पता चल, मतलब उनके कपड़ों से देख के पता चल जाता है कि कौन क्या है। तो सेम चीज वही कि आप किसी का भी डिफेम कर रहे हैं तो वही हो जाता है हमारा डिफेमेशन। इसके खिलाफ आप लोग एक केस भी कर सकते हैं। वो और वो कौन कौन से केस, और भी दो तरीके के होते हैं। एक हमारा क्रिमिनल डिफेमेशन होता है, सिविल डिफेमेशन। इसके अंदर उन लोगों को एक माफीनामा भी देना पड़ जाता है और फिर उसके ऊपर उनके ऊपर केस चलता है और लोग जेल भी जा सकते हैं। सेम यही होता है डिफेमेशन। डिफेमेशन नाम से पता चले, डिफेम करना, क्या करना, डिफेम करना। नेग्लिजेंस ये हमेशा पूछा जाता है। नेग्लिजेंस से नॉर्मली अगर टॉट लॉ से क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ नेग्लिजेंस से ही आएंगे, जैसे डिफाइन टू द ब्रीच ऑफ द ड्यूटी टू टेक विद रिजल्ट इन डैमेजेस। अब क्या करना है, इसमें कोई भी हम लोग ने गलती की, इंटेंशनली गलती नहीं थी, तो उसमें उसका जितना भी डैमेजेस है उन सबको हम लोग को रिपेयर करना, उन सबको वापस से रिस्टोर करके देना है, वो हो जाता है हमारा नेग्लिजेंस हो जाता है। ड्यूटी ऑफ केयर भी सेम चीज हो जाता है इसमें। जैसे ड्यूटी ऑफ केयर क्या, किसी कंपनी पे चीज इंप्लीमेंट होता है, इम्पोज होता है। अब जैसे क्या, फ्रूटी हम लोग पी रहे हैं तो फ्रूटी का ये की जिम्मेदारी उस कंपनी की। अगर आप बोल रहे हैं मैंगो जूस, तो सिर्फ मैंगो जूस ही दे, उसके अंदर आपने प्रिजर्वेटिव्स मिलाए, लेकिन वो हमारे सेहत को, मतलब सेहत को वो हानि, मतलब वो सेहत के लिए हानिकारक ना हो, बस वही सेम चीज है। उसके लिए भी अलग अलग से एक लॉज होते हैं कि आप लोग को ये इस मात्रा में केमिकल्स मिलाने हैं, ये करने वो करना, ऐसे ऐसे करके, ठीक। तो वही सेम चीज में एक फेमस एक केस के द्वारा मैं समझाना चाहता हूँ। जैसे ड्यूटी ऑफ केयर क्या है हमारा, डोनेग्यू वर्सेस स्टीवेंसन। डोनेग्यू और स्टीवेंसन में यही हुआ था। प्लेनफुल डोनेग्यू ड्रिंक अ सॉफ्ट ड्रिंक जिंजर बियर मैन्युफैक्चर्ड बाय द डिफेंडेंट स्टीवेंसन। द ड्रिंक हैड डिकम्पोज्ड स्नेल। आज इसके अंदर क्या था, वो एक ड्रिंक पर थे, वो लोग कुछ दोस्त लोग थे, उन लोग एक पार्टी में ड्रिंक कर रहे थे और उस ड्रिंक के अंदर एक स्नेल था। तो उसको, अब ये उसके लाइफ पे बात आ गई, अच्छा उसने अगर वो पी लेते, क्या पता आगे जाके कुछ उसको हो जाए। तो उसने डायरेक्ट ये कंपनी पे केस कर दिया कि आप लोग ने ऐसा ऐसा क्लेम किया, आप लोग ने ऐसा ऐसा मेंशन किया है, लेकिन प्योरिटी का मेंशन किया, लेकिन उसमें तो स्नेल पाया गया। तो ये आप लोग एक तरीके से आप एक ह्यूमन हाइजीन केस के साथ खेल रहे हो। तो वही सेम चीज हो जाता है इसमें। उसने केस करे तो ये हमारा ड्यूटी ऑफ केयर के लॉ ऑफ टॉट के अंदर आता है। सेम चीज यही है। जैसे अभी के टाइम में बहुत से लोग क्लेम करते हैं कि अच्छा आप हमारे ऐप डाउनलोड कीजिए, आप हमारी कोचिंग से पढ़ लीजिए, आप 99.9% गारंटी ले लेते हैं। तो 100% इसलिए नहीं लेते। अगर 100% ले लेंगे तो फिर जाहिर सी बात है केस कर दिया जाएगा। क्यों? जैसे मान लीजिए आप लोग मेरी कोचिंग, मैंने गारंटी ली थी ना कि क्वेश्चंस मैच हो गए जनरल टेस्ट के, तो मैच हुए 19 क्वेश्चन टोटल मैच हुए। और अगर मान लीजिए एक भी नहीं मैच होते तो फिर आप लोग मेरे ऊपर एक लीगल केस कर सकते थे कि अच्छा इन्होंने तो गारंटी ली थी, लेकिन उसका भी एक लीगली होना चाहिए कि मैंने पब्लिकली उसको बोला, मतलब पब्लिकली डिस्पोज किया था, तब आप लोग केस कर सकते हैं। यही सेम चीज होता है हमारा लॉ ऑफ टॉट में होता है, जिसमें कंपनसेशन देना पड़ जाता है। हम लोग आगे चलते हैं, हमारे नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं। लॉ ऑफ टॉट में सिर्फ इतना ही है। समरी ऑफ काइंड ऑफ हार्म्स। अच्छा ये जो पीडीएफ है ना, इसको आप लोग एक बार लास्ट टाइम आप लोग जो आज जैसे मैंने ये वीडियो मान लीजिए 4 बजे तक मैं पोस्ट कर दूंगा, तो आप लोग को ये पीडीएफ एक बार जैसे मेरा वीडियो आप लोग वीडियो देखने के बाद आप लोग अपना ये पीडीएफ को एक बार मतलब देखिएगा जरूर। सॉरी। अब हम लोग आ जाते हैं हमारे प्रॉपर्टी लॉ पे। भी हम लोग चैप्टर 3 पे ही। प्रॉपर्टी लॉ हमारा क्या है, प्रॉपर्टी लॉ जो हमारा
ट्रांसफर, इसमें दो एक्ट याद कर लीजिए, अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कब आया हमारा? 1882 में है। और सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट हमारा 1932 में आया है। ये दो एक्ट्स आप लोग को याद करके रखना है। अच्छा, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी तो बहुत तरीके की, मतलब प्रॉपर्टी मेनली चीज क्या है, जैसे मेरी प्रॉपर्टी ये है, हाँ मेरी प्रॉपर्टी ये फोन है जिसमें वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। मेरी प्रॉपर्टी वो जो चीज हम ओन कर सकते, जिसमें हमारा पूरा पूरा अधिकार, वो हमारी प्रॉपर्टी हो जाती है। वो भी प्रॉपर्टी दो तरीके की, तो मूवेबल प्रॉपर्टी, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। जैसे मूवेबल प्रॉपर्टी, हाँ मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, वो हमारी कार है, कार में हम लोग बैठ के कहीं भी जा सकते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, जैसे हमने अपने गार्डन में एक पेड़ उगाया, अब वो हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी हो जाती है। सेम, बस इतना ही प्रॉपर्टी में, और कुछ नहीं है। वो हम लोग आगे चलते हैं। अब जैसे इसमें देखे ना, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, ये सब वो ऐसी प्रॉपर्टी जो इमूवेबल, इन लोगों को कहीं मूव नहीं कर। अब मूव करने का मतलब उस पेड़ को काट के लेके जाना पड़ेगा, यही हो जाता है हमारा। और ये देखिए, ये फेमस फेमस केसेस कुछ कुछ इसके प्रॉपर्टी ऑफ लॉ के रिकॉर्डिंग है। बेसिक, इसमें मैंने पहले बताया था ना, मूवेबल बेसिस कौन करता है, मूवमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रांसफर, रजिस्ट्रेशन, लीगल प्रोविजन। अब प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कर सकते हैं कि सॉरी एक जगह से दूसरी जगह ले सकते हैं, हमारा मूवेबल हो जाता है। ट्रांसफर करवा सकते हैं। अब जैसे नॉर्मली एक प्रॉपर्टी जो हमारी इस जगह पे, उसको हम लोग दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर, लीगली ट्रांसफर से वो हो जाता है हमारा ट्रांसफर। रजिस्ट्रेशन, आप लोग को रजिस्ट्रेशन करना, अच्छा जैसे कोई किसी ने अपना नया घर लिया, तो उसको उस एरिया के सर्वे में जाके रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अच्छा देखिए, मैंने यहाँ पे नया, कल ये मैंने ओन किया, ये हमारी एक तरीके से प्रॉपर्टी हुई, नहीं तो फिर किसी और के नाम पे रजिस्ट्रेशन रहेगा। फिर एक लीगल प्रोविजन, लीगल प्रोविजन का हमारा ट्रांसफर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इज रेगुलेटेड बाय द सेल्स ऑफ गुड, यही है एकदम रिसेंटली 1932 में आया था हमारा। कौन सा आया था? लीगल प्रोविजन एक्ट आया था हमारा। हम लोग आगे चलते, ट्रांसफर। ट्रांसफर किसी भी प्रॉपर्टी का हम लोग एक से दूसरे, जैसे मुझे अपने भाई को मेरी कोई भी प्रॉपर्टी कार को ट्रांसफर करना है, तो उसको हम नॉर्मली लीगली भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हो। लीगली ट्रांसफर करना जो हो जाता है, वो लीगली मतलब एक एग्रीमेंट बना के वो हो जाता है हमारा लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, वो लॉ ऑफ प्रॉपर्टी। हु कैन ट्रांसफर, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। एनी पर्सन हु इज कंपेटेंट टू कंपेटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट पर्सन अबव 18 ईयर्स, 18 ईयर्स से ज्यादा, और वो एक कॉन्ट्रैक्ट ओन करते, तो आप लोग वो प्रॉपर्टी को अपने ट्रांसफर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा मोड ऑफ ट्रांसफर। मोड ऑफ कौन कौन सा होता है, मतलब इसमें ये है, हाउ कैन प्रॉपर्टी बी ट्रांसफर, तो हमारा प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर होता है? मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से ट्रांसफर से ट्रांसफर हो सकता है, अटेस्टेशन से हो सकता है, रजिस्ट्रेशन द्वारा किया जा सकता है, रजिस्ट्रेशन करके भी तो कर सकते हैं, म्यूटेशन के द्वारा किया जाए, और पेमेंट ऑफ फी पेमेंट करके लास्ट जो होता है यही एक लास्ट प्रोसेस की पेमेंट ऑफ फी करके। जैसे मैंने एक प्रॉपर्टी को बेचना है, तो मतलब जो मैं ओन कर, मेरी कार को भी बेचना है, मेरी बाइक को भी बेचना है, तो उसमें एक जो एग्रीमेंट बनेगा, उसमें लास्ट क्या होता है, हमारे फी को पेमेंट कर दिया जाता है, वो हो जाता है हमारा ट्रांसफर ऑफ लॉ, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। अब इसमें हम लोग आगे चलते हैं। अब इसमें देखिए, जितना जितना पीडीएफ है ना, जैसे मैंने पहले ही बोला था कि बुक्स में बुक ये तो बहुत बड़ी 230 पेजेस की बुक है, तो इसको पूरे पूरे पढ़ने की जरूरत नहीं। जो इंपॉर्टेंट, जैसे सुप्रीम जुडिशरी वाला इंपॉर्टेंट था, अभी जितने सिविल राइट्स वाले इंपॉर्टेंट, लॉ ऑफ टॉट हम लोग पढ़ ली, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ ली, अब लॉ ऑफ प्रॉपर्टी पर। तो प्रॉपर्टी में मैंने बताया था ना, जो एक मतलब हम दोनों के बीच का जो वो है संबंध है, वही वो हो जाता है हमारा प्रॉपर्टी हो जाता है। अच्छा, प्रॉपर्टी हम उस पर भी दे सकते हैं, सेल पे भी लगा सकते हैं। ये मोड ऑफ ट्रांसफर क्या है, एक सेल पे और ये कौन से हमारे सेक्शन के अंडर, ये हमारे सेक्शन नंबर 54 के, और कौन से अंडर, टीपीए के अंडर है। और इसमें ना हम अपनी प्रॉपर्टी को लीज पे भी दे सकते हैं। लीज एक सिंपल वर्ड है हमारा, लीज यानी किराए पे देना, सिंपल से। अगर आपके घर में कोई किराए पे है, तो उसको आप लोग किराए को इंग्लिश बोलते हैं, लीज पे मैंने लिया था, ये 2 रूम का जो घर है, मैंने इसको लीज पे लिया था, यानी किराए पे लिया, तो उसके अंडर आप लोग को पैसे पे करने पड़ते हैं, बस यही सिंपल। जैसे एक्सचेंज क्या, एक नॉर्मल सी गिवन चीज क्या है, जो आप ओन करते हैं वो और दूसरी चीज पर, तो उन दोनों के बीच में एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट हो, जिसके तहत वो लोग वो दोनों चीजों को एक्सचेंज कर सकते हैं, हमारा एक्सचेंज। और गिफ्ट में आप लोग कुछ भी गिफ्ट, एक छोटा सा पेन भी दे सकते, गिफ्ट आप लोग 5 करोड़ का घर भी दे सकते। गिफ्ट नॉर्मली यही सेम चीज है, जो भी एक प्रॉपर्टी में ही आता है। गिफ्ट से रिगार्डिंग कोई भी, जैसे एक ओनरशिप राइट नहीं, जैसे इसमें ना ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप प्रॉपर्टी दैट इज मेड बाय वॉलंटरी थ्रू विदाउट कंसिडरेशन इज कॉल्ड गिफ्ट, यानी विदाउट कंसिडरेशन जो किया जाए वो हमारा गिफ्ट हो जाता है। और कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं। ये कौन सा है हमारा, ये ट्रांसफर है। अच्छा देखिए, ये पहले बोला था मैंने, ट्रांसफर कौन कौन से किस के बेसिस पे होता है हमारा ट्रांसफर हो जाता है, कंसिडरेशन मोड हो जाता है, और इन सब में कौन कौन सा प्राइस होता है, रेंट होता है, अनदर प्रॉपर्टी, नो कंसिडरेशन। देखिए मैंने बोला था, जो लीज किस पे आता है, रेंट पे आता है, एक्सचेंज किस पे, अनदर प्रॉपर्टी पे एक्सचेंज आ जाता है। और गिफ्ट को नो कंसिडरेशन, कुछ भी गिफ्ट किया जा सकता है, वो हो जाता है हमारा गिफ्ट वाले पे। अब हम लोग आगे, हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत, जैसे मैंने बोला, जो लोग लीगल स्टडीज अभी पढ़ रहे हैं, उनको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। तो लीगल ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ बहुत अच्छे, बहुत मतलब दिमाग वाली चीज है। इसको आप लोग यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। The term intellectual property law rights (IPR) refers to the bundle of rights conferred by law on a
क्रिएटर, ओनर और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब क्रिएटर और ओनर सिंपल, जो आप लोग ने डिस्कवरी कर दी। अब जैसे क्या है कि थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब की डिस्कवरी की, तो वो उनके पास ये राइट हो गए कि उनकी वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होगी। अब उसको कहीं भी जाना जाएगा तो उस नाम से जाना जाएगा। इसी के अंडर जीआई टैग्स भी दिए जाते हैं। अब वो इसके आगे मैं बता रहा हूँ, तो यानी जो चीज आप लोगों ने ओन की, जो चीज आप लोगों ने इन्वेंट की, वो चीज मेनली हो जाता है। जैसे शार्क टैंक में बहुत से लोग आते हैं, वो लोगों ने वही इन्वेंट किया है। हाँ, तो उनके पास वो एक राइट है। कौन सी राइट है? हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, जिसके अंडर उन लोग को ये सारी राइट दी जाएगी कि आप लोग ओन करते हैं, आप लोग के उसके अंडर जीआई टैग दिए जाएंगे और क्या बोलते उसको, इन्वेस्टमेंट और फंडिंग दी जाएगी। अब जैसे देखिए, इसमें नॉर्मली मैं आगे चल के पूरा पूरा दिखा देता हूँ क्या क्या है। हाँ, इस पे आप लोग, अब देखिए, इस पे आप लोग कॉपीराइट भी क्लेम कर सकते हैं। देखिए, ये है हमारा पेटेंट। अब पेटेंट क्या होता है? पेटेंट कह रही है कि उस गिवन चीज से पेटेंट करवाना। जैसे इंडिया ने तुलसी तुलसी जो वो है पेटेंट करके, वो हमारे ही ओरिजिन का है, वो हो जाता है हमारा पेटेंट। अब जैसे क्या, पेटेंट में एक अमेंडमेंट एक्ट भी कब पास हुआ? हमारा 2005 में पास हुआ। और इसके अंदर क्या था? दिस अमेंडमेंट प्रोडक्ट पेटेंट वाज एक्सटेंडेड टू द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग फूड्स, ड्रग्स, केमिकल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन सब के अंदर आप लोग एक अपना एक पेटेंट करवा सकते हैं। जैसे आप लोग एक गिवन एक कंप्यूटर की कंपनी में है, तो उसके ऊपर आप लोग अपना एक पेटेंट करवा सकते हैं, पेटेंट नंबर दिया जा सकता है। उसके बाद आप लोग उसके ऊपर कॉपीराइट भी कर सकते हैं। अब जैसे एनसीईआरटी है, मैंने ये एनसीईआरटी के पीडीएफ मैंने डाउनलोड किया। अब इस पे इसने तो इसका पेटेंट करवाया। अब उसके बाद ये चाहे तो इसके अंदर मुझे कोई लीगली कॉपीराइट भेज सकता है। इसमें यूट्यूब वीडियो में किसी और का वीडियो यूज करूं, उसके पास ये राइट है कि वो क्योंकि उसी ने बनाया, उसने उसको ओन किया, तो उसके पास ये राइट है कि हमको कॉपीराइट क्लेम कर सकता है किसी भी उस पे, उसकी प्रॉपर्टी पे। प्रॉपर्टी इन द सेंस क्या, वीडियो भी हो सकता है, हमारा बुक्स भी हो सकती हैं, और भी जितनी चीजें हमारी एग्जिस्ट करती हैं वो सब होते हैं जो उसने इन्वेंट किया है। अब हम लोग नेक्स्ट है हमारा वर्क। वर्क में मेनली क्या, ऑल सब्जेक्ट्स मैटर्स प्रोटेक्टेड बाय द कॉपीराइट आर कॉल्ड प्रोटेक्टेड वर्क्स। जो जिस पे कॉपीराइट ना है वो हमारा प्रोटेक्टेड वर्क्स होता है, वही नॉर्मली हमारा वर्क होता है। अब इस पे जो वर्क हमारा, वो भी सब कमिटीज में डिवाइड कौन सा, लिटरेरी वर्क, ड्रामेटिक, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक, सिनेमेटिक, ग्राफिक और साउंड रिकॉर्डिंग। अब जैसे लिटरेरी में भी बहुत से जो बुक्स मतलब ऑथर्स हो अपनी बुक्स पब्लिश करते हैं, लेकिन उसके आगे उन लोगों ने उस पे पेटेंट लगा दिया, उसके आगे उन लोग अपना नाम लगाए कुछ नहीं कर, उस पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन उस पे अपना नाम लिख नहीं कर सकते, ये बुक मैंने पब्लिश की, तो वो फिर क्या आ जाएगा, वो कॉपीराइट पे आ जाएगा। वो ड्रामेटिक माने हमारा एनिमेशन भी हो जाता है। म्यूजिकल, अगर आप लोगों ने कोई भी म्यूजिक इन्वेंट किया तो उसके आता है कंपोजर एंड ऑथर, उस पे भी आप लोग एक कॉपीराइट इंपोज कर सकते हैं। फिर आर्टिस्ट भी आ सकता है। उसके अंदर हमारा सिनेमैटिक में देखिए, सॉरी सिनेमैटिक इसमें नहीं दिया, सिनेमैटिक इसमें नहीं दिया, सिनेमैटिक भी आ सकता है, साउंड रिकॉर्डिंग, इन सब के अंदर आप लोग एक कॉपीराइट क्लेम कर सकते हैं। ये हमारा जो होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। देखिए, व्हेन इज अ वर्क ऑफ प्रोटेक्टेड कॉपीराइट, फर्स्ट इट फॉल्स विद इन द कैटेगरी ऑफ द वर्क अंडर द एक्ट। यानी ये जो वर्क अंडर द एक्ट है उसके अंदर आना ही चाहिए। जैसे लिटरेरी वर्क, उस पे आप लोग क्लेम नहीं कर सकते, तब आप लोग कॉपीराइट क्लेम कर सकते हैं। मतलब जो ओनर है वो कॉपीराइट क्लेम कर सकता है आप लोग के ऊपर, अगर उस पे आप लोगों ने फॉल्स इंप्रेसमेंट किया है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ द कॉपीराइट, इसका भी रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग को कॉपीराइट क्लेम करना है तो उसको एक लीगली रजिस्ट्रेशन करवाना है। हम हमारे कोर्ट्स में, सॉरी हमारी कमिटीज में, सब कमिटीज में, उन समय बहुत जरूरी, तभी आप लोग एक कॉपीराइट क्लेम कर, जैसे उसको आप लोग एक पेटेंट जो वर्ड इसलिए तो इंट्रोड्यूस किया गया। पेटेंट जब तक आप लोग नहीं करवाएंगे तब तक आप लोग किसी भी अपनी प्रॉपर्टी पे आप लोग वो नहीं कर सकते, क्या बोलते उसको, कॉपीराइट क्लेम नहीं कर सकते अगर वो किसी और ने यूज किया है। अब इसी पे देखिए, ये और कब आया था, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द कॉपीराइट एक्ट, कब आया हमारा 1957 में हमारा कॉपीराइट एक्ट, सॉरी कॉपीराइट एक्ट आया है। अब देखिए, इस पे लास्ट जो ये चीज आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग लास्ट में जो इसमें दिया है वो सब चीज चलते हैं। जैसे पेटेंट, मैं पेटेंट कब से पेटेंट बोला ना, तो पेटेंट चीज हुई, अब पेटेंट इज लीगल डॉक्यूमेंट व्हिच इज इशूड बाय द गवर्नमेंट टू द इन्वेंटर। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो गवर्नमेंट पब्लिश करती है, क्या जिसने उस चीज का इन्वेंटमेंट किया, मतलब इन्वेंट किया, वो हो जाता है हमारा पेटेंट हो जाता है। उसके बाद हमारा व्हाट कैन बी, सॉरी ट्रेडमार्क। हाँ, ट्रेडमार्क, जीआई टैग किसको दिया, जो ट्रेडमार्क है, ट्रेडमार्क एक स्पेसिफिक जो हम लोग ने इन्वेंशन किया उसी को ये ट्रेडमार्क दिया जाता है। और कौन पब्लिश करता है, ये गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन करती है। उसके बाद हमारा इसी के अंदर हमारा ट्रेड नेम दिया जाता है, जोग्राफिकल नेम आ जाता है। उसके बाद हमारे इसी के अंदर हमारे जीआई टैग्स भी आ जाते हैं। और रिसेंटली क्या, पिछले साल जैसे लंगड़ा आम को उत्तर प्रदेश का जीआई टैग दे दिया गया, यानी लंगड़ा आम को कहीं भी जाना जाएगा तो उत्तर प्रदेश के जीआई टैग से जाना जाएगा। और वो किसको मिला उत्तर प्रदेश में, जो लंगड़ा आम होता है ना, आम की एक वैरायटी, उसको दिया गया है ये चीज। अब हमारा नेक्स्ट देखिए, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, इसी को बोलते हैं हमारा जीआई टैग। यानी लंगड़ा मेनली किस एरिया से जाना जाएगा, वो हमारे उत्तर प्रदेश से जाना जाएगा, ये हमारा जीआई टैग हो जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा
डिजाइन डिजाइन कुछ नॉर्मली वो नहीं, आप तो कोई भी डिजाइन अपने, जैसे एक फोन का आईफोन का एक डिजाइन है ना कि वो पीछे के जो तीनों के तीनों कैमरा उसको अगर वो कोई भी कॉपी कर सकते तो कॉपीराइट क्लेम कर सकते, लेकिन आईफोन ऐसा करता नहीं। वही सेम चीज है एंड्रॉइड और iOS में हमेशा हमेशा कंपटीशन चलता रहता है, वही डिजाइन में आ जाता है, यानी हमारे उसमें आ जाता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में आ जाता है। अब हमारे नेक्स्ट चैप्टर है बिब्लियोग्राफी। कुछ नहीं, वो मेनली ये चीज की कहाँ से ये चीजें उठाई गई, वही सेम चीज होता है बिब्लियोग्राफी। अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा लॉ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट चैप्टर 4, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें आप लोग सिर्फ एक चीज याद करके रखिए, ब्रूटलैंड कमीशन बैठी थी, उसी के तहत हम लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अडॉप्ट किया था ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ये रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ब्राजील में सबसे पहले। वही हमारा अर्थ का सबसे पहला समिट है। इससे रिलेटेड पिछले साल क्वेश्चन आया था कि रियो डी जेनेरियो है कहाँ, उसमें क्या चीज इम्प्रूव किया गया, तो वहीं पे हमारा अर्थ का जो फर्स्ट समिट है जिसके अंदर हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अडॉप्ट किया है, वो इसमें किया गया, तो वही सेम चीज में आ जाता है लॉ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इसके तहत हमारी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी है, जिसके तहत हम लोग की जिम्मेदारी की हम लोग को अपने एनवायरमेंट को, हम लोग हमारे देश जिसके तहत हम लोग टैक्स पे करें तो उसको हम लोग को सेव करना, उन सबको हम लोग को बचाना, यही एक उसमें आ जाता है, हमारे किसमें आ जाता है, लॉ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आ जाता है। देखिए ये एक पूरा पोस्टर गोल्स है हमारा, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का रिसेंटली गोल्स है, मैंने अपने जनरल टेस्ट के वीडियो में पूरा पढ़ा। देखिए ये है ना, ये इसमें क्या क्या हमारी बुक्स को सेफगार्ड करना है, हमारी एनवायरमेंट को सेफगार्ड करना है, पॉल्यूशन से बचाना है, रिवर्स एंड लेक्स इन सबको क्लीन करके रखना है, तो ये एक तरीके से हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, राइट। फंडामेंटल ड्यूटी, और फंडामेंटल ड्यूटी कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन में इंपोज की गई थी? फंडामेंटल ड्यूटी स्वर्ण सिंह कमेटी बैठी थी, उसमें इसको वो किया था, और 42nd अमेंडमेंट में इसको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए मैंने बोला था ना, सिर्फ एक ही चीज में पढ़ने की जरूरत, सिर्फ एक चीज, रियो डी जेनेरियो 1992 एजेंडा 21। एजेंडा 21 में ये क्या था कि आप जैसे एजेंडा 21 में ये था कि जितनी कंट्रीज उस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर है, उन सबको अपने कंट्री के अंदर उस कंट्री का है, उस कंट्री के अंदर उन लोग को 21 ऐसे लॉज इंप्लीमेंट करने जो किसके रिगार्डिंग, एनवायरमेंट के रिगार्डिंग हो, जिसके अंदर हम लोग एनवायरमेंट को सेव कर सके, यानी आने वाली क्या बोलते हैं पीढ़ी के लिए बचा के रख सकते हैं। इसी को बोलते हैं हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ये कब हुआ था हमारा? रियो डी जेनेरियो कहाँ है हमारा? ये हमारा है ब्राजील में है। और किस कमेटी की वो रिकमेंडेशन में ये बैठी थी? तो ये हमारी कमेटी थी, ब्रूटलैंड कमीशन थी, उसके अंडर ये बैठी थी कि इसमें दिया ना, रियो डी जेनेरियो ब्राजील 1992 एंड एनवायरमेंट अर्थ समिट, ये सबसे पहला अर्थ समिट था। इसमें क्या था? एजेंडा 21 एजेंडाज ऐसे हैं जिन लोगों को ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको ऑर्गेनाइजेशन जितनी कंट्रीज ऐड है, उनको अपने स्पेसिफिक कंट्री के अंदर, इंडिविजुअल कंट्री के अंदर 21 ऐसे लॉज लाना है जो एनवायरमेंट को सेफगार्ड करे। यही हमारा इसके अंदर आती है, और यही एजेंडा 21। देखिए ये सिंपली एजेंडा 21 और कुछ यही, और कुछ नहीं, इसमें आप लोग डीपली पढ़ सकते हैं। अब ये आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 21 and sign the right to life, right, the article in the its wider interpretation encompasses राइट टू क्लीन एनवायरमेंट। देखिए इसके अंदर क्या है हमारा कि हमारे एनवायरमेंट को हमारा ये खुद का एक राइट है कि हम लोग एनवायरमेंट को क्लीन कर सकते हैं। हम अपनी एनवायरमेंट के लिए हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग और जो फंडामेंटल ड्यूटीज, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, एनिमल ट्रैफिकिंग, हस्बेंड्री, इन सबको रोक सकते हैं। किसको जैसे गौ तस्करी, इसको भी हम लोग रोक सकते हैं। किसके अंदर? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर, फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर हम लोग इसको रोक सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा लीगल। अब देखिए इसमें मैंने जो बताया था कि रियो डी जेनेरियो पढ़ना सिर्फ जरूरी, वही है जरूरी, और कुछ इसमें जरूरी ही नहीं है पढ़ना, ठीक। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा इसमें एक देखिए एक एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। इसी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब है हमारा? 1986 में। और ये कब आया था? इन द वेक ऑफ द भोपाल गैस स्ट्रेटजी, यानी जब भोपाल गैस स्ट्रेटजी हो गई थी 1984 में, उसी के बाद ये चीज लाया गया था। क्या था? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लाया था। वो भोपाल गैस स्ट्रेटजी में क्या होता है कि हार्मफुल गैस लीक होगी तो बहुत से लोगों की उसमें जान चली गई। तो ये कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में 1984 में हुआ था। इसके अंदर हमारा बस बेसिकली चीजें एजेंडा 21, रियो डी जेनेरियो, एनवायरमेंट से जितने केसेस है, मतलब जितने लॉज बनाए जाते हैं, वो फंडामेंटल ड्यूटीज को देख के बनाया जाता है। फंडामेंटल ड्यूटीज किसमें? हमारी डीपीएस में, डीपीएसपी की बात है 50 आर्टिकल 5A में है। अब नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं, उस पे है लोग को वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जो हमारे लीगल स्टडीज के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, वही मैं इसमें कवर करूंगा, ठीक। और वही चीज मैं इसमें कवर करूंगा, लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, टॉट, इंटेलेक्चुअल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी, मैंने सारे कवर करवा दिया। अब ये किस पे हम लोग आए? हमारे ह्यूमन राइट्स पे आते हैं। ह्यूमन राइट्स जो हमारी जो हम किसी भी देश में किसी भी मतलब अगर एग्जिस्ट करते हैं तो हमको एक गिवन राइट्स दी जाती है, और किस फॉर्म में होती है? हमारी फंडामेंटल राइट्स होती हैं, जो किसमें मतलब सबसे पहले ऊपर देख लेते हैं, ये हमारी
सॉरी जो हमारी ह्यूमन राइट्स होती हैं, ये अगर हम लोग किसी भी चाहे हम एक अपने इंडिया का एग्जांपल है, अगर हम लोग इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं तो वो लीगली कुछ कुछ राइट्स दी गई हैं, ह्यूमन राइट्स होती है जो हमारी बेसिकली ह्यूमन हाइजीन को बचा के रखता है। जैसे प्रीएम्बल में कुछ कुछ चीजें दी गई, फंडामेंटल राइट्स में ये प्रीएम्बल सबसे पहला सॉरी क्वेश्चन के स्टार्टिंग में था और फंडामेंटल राइट के पार्ट थर्ड में आता है। डीपीएसपी कहाँ से, ये कौन से पार्ट में, पार्ट 4 में है। और फंडामेंटल ड्यूटीज में हमारे पार्ट 4A में है, यही सेम चीज है। और जो प्रियम्बल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर अब आज आने वाले टाइम में कभी भी चेंज किया नहीं जा सकता। कौन से केस के द्वारा नहीं चेंज किया जा सकता? केशवानंद भारती केस जो हुआ था हमारा 1973 में केरला का, तो उसी के अंदर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर उसको चेंज नहीं किया जा सकता। बस बेसिक क्या है हमारा, ये ऊपर के ऊपर जो चारों ना, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी और ये डीपीएसपी, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर, इसको कभी भी कोई चेंज नहीं किया जा सकता। और अगर चेंज करना भी है, सॉरी बेसिक अमेंडमेंट हो सकता है ऑल ओवर द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारा इन 4 पार्ट में, वो इसमें अमेंडमेंट नहीं किया जाए। जैसे हमारा राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18, राइट टू फ्रीडम है हमारा 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है हमारा आर्टिकल 23 to 24 है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है हमारा आर्टिकल 25 to 28 है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हमारा आर्टिकल 29 to 30, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज हमारा आर्टिकल 32 में, जिसके अंदर जो हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है हमारे रिट्स इशू करते हैं, ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर हो जाता है। बोलने चलते हैं। अब देखिए ये आर्टिकल वाइज में है, लेकिन आर्टिकल वाइज मैंने आप लोगों को पहले ही पढ़ा दिया है, तो वो वाली वीडियो वो थोड़ा शॉर्ट वीडियो है, तो उसमें आप लोग उसको चेक जरूर कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या, और देखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स ही एक्सप्लेन किया गया और कुछ इसमें है ही नहीं। और देखिए इसमें हमारी जो ह्यूमन राइट्स वॉल्यूशन की जाते हैं, ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स अगर वॉल्यूट हो जाए तो हम लोग क्या जा सकते हैं, आर्टिकल 32 के अंदर हम लोग जा सकते हैं हाई कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, और वो लोग रिट्स इशू करेंगे, फिर हम लोग को उस पर न्याय मिल जाएगा। यही सेम चीज होता है हमारा ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स वॉल्यूशन में। और कितने तरह की राइट्स होती है हमारी, सॉरी रिट्स होती है हमारी 5 तरह की रिट्स होती है। और इसको ये कौन से आर्टिकल के अंदर है, हमारा आर्टिकल 32 के अंदर है। और इसको किसने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला था, तो इसको बी आर अम्बेडकर जी ने हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला था। यही हमारा इसमें है, इसमें इतना ही। अब हम लोग चलते हैं सबसे लास्टली चैप्टर यानी इंटरनेशनल कोर्ट से, उस पर चलते हैं। दो संग देखिए आगे हम लोग शायद इंटरनेशनल कोर्ट पे, सॉरी इंटरनेशनल लॉज पे, देखिए हम लोग आ गए इंटरनेशनल लॉज पे आ गए। The historical evolution of international law. The international law was first coined by the English philosopher Jeremy Bentham in 1780. The Dutch jurist Hugo Grotius 1583 to 1645 is considered to the founding father of the modern international law. इन्हीं को कहाँ गए हमारे, ह्यूगो ग्रोटियस को ही मॉडर्न फाउंडिंग फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ बोलते हैं। कब पास किया गया था हमारा 1780 में पास किया गया था। मेनली बस आप लोग को इसमें यही याद करके चलना। देखिए मैंने भी पिछले साल एग्जाम दिया था लीगल स्टडीज का, तो मैंने क्या क्या चीज पढ़ी, मैंने इतना पूरा का पूरा मैंने नहीं पढ़ा, मैं ऐसा कभी गलती किया नहीं कि मैं पूरा पूरा पढ़ूंगा। जो चीज इंपॉर्टेंट है, जो चीज इंपॉर्टेंट वो क्या बोलते हैं इसके लीगल स्टडीज के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हुई, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है, जुडिशरी इंपॉर्टेंट है, और जितने भी बड़े लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी लॉ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, ये सब यही सब, और इंटरनेशनल लॉज इंपॉर्टेंट है बस। और फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट वो हमारे किसके आते हैं, हमारे ह्यूमन राइट्स के अंदर आते हैं। तो इसमें जो हमारा इतना था बस इतना ही सिंपल, बस अब कुछ नहीं है इसके। अब इसके डायरेक्ट आगे चलते, लेकिन एक बार आप लोग इसमें मतलब रीडिंग लगा जरूर लीजिएगा। इंटरनेशनल का जो हमारा हमको इंटरनेशनली लॉ ऑफ नेशंस के द्वारा दिए जाते हैं, नॉर्मली कौन देता है, हमारा यूएनओ देता है। यानी अगर हम कोई मान लीजिए कोई टेररिस्ट, उसके भी कोई लॉज होंगे, तो कौन अगर वो इंटरनेशनली डील करे तो उसके कुछ इंटरनेशनल लॉज होंगे, इंडिया में डील करे तो उसके इंडियन लॉज होंगे। यही सेम चीज हमारा इसमें होता है। अब इसके अंदर हमारे कुछ सब कमिटीज भी है, जैसे WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन यही है सबसे पहला जिसने ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे और बाल मजदूरी पे सबसे पहले रोक लगाते। पिछले साल का एक क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें जो था पूरा इतना ही। अब इसको मैं आगे करने जा रहा हूँ। अगर इसमें इंटरनेशनल लॉ में देखिए, इंटरनेशनल लॉ म्युनिसिपैलिटीज लॉज भी आ जाते, सबको सब आ जाते, जितने एक्ट है बस उसको आप लोग वो कर याद करके लीगल प्रोसेस पिछले साल एक भी क्वेश्चन नहीं आता, फिर भी आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। इस वीडियो में मैंने जितना बताया बस इतना ही। अब इसके बाद में मैं क्या करूंगा कि जो पिछले साल का जो क्वेश्चन पेपर है वो भी मैं इस मतलब ये वीडियो जब मैं पोस्ट करूँ उसके जस्ट बाद एक वीडियो में पोस्ट करूंगा, वो 20 मिनट का वीडियो रहेगा। 20 मिनट के अंदर वो पूरे जो 50 क्वेश्चन 50 के 50 क्वेश्चन का मैं टिक मतलब आंसर सारे बता दूंगा, एमसीक्यू वाइज मैं लाइन बताऊंगा, ठीक। और मैंने भी सॉल्व किया, मैंने 183 मैंने स्कोर किया था उसमें। अब मैं सेम चीज यही फॉलो, जो चीज मैंने आज आप लोग को बताई ना, यही सेम चीज मैंने खुद फॉलो की थी। क्या कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशन बैकग्राउंड पर जितने इंपॉर्टेंट एक्ट्स पढ़े, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, ठीक। मैंने सेम चीज
चीज ये क्या, यही चीज अगर आप लोग फॉलो करेंगे इस वीडियो में, सिर्फ ये जितना मैंने बताया इतना फॉलो करके आप लोग एक बार फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन एक बार पढ़ लेंगे, एक बार ये पूरे पूरे पीडीएफ पढ़ लेंगे, तो आप लोग को पूरा कंफर्म है, गारंटी लगा कि आप लोग का लीगल स्टडीज में अच्छा स्कोर 160 to 180 प्लस स्कोर कर सकते हैं, 200 में से 200 स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। और हाँ, जो हमारा प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चंस की वीडियो आएंगे उसको आप लोग देखिएगा जरूर। ठीक, और रिवीजन के लिए मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं ये डाल दूंगा, तो आप लोग वहां से डाउनलोड कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।